हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको टैक्स के स्लैब रेट के बारे में बताने वाला हूँ। ओल्ड रिज्यूम और न्यू टैक्स रिज्यूम में क्या डिफरेंस है और उसका बेनिफिट कैसे होता है अपने को। तो अभी 2 साल से ओल्ड और न्यू रिज्यूम ऐसा चल रहा है और ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम सिर्फ इंडिविजुअल और जो एच टैक्स पेयर है उनको ही अप्लीकेबल है। मोस्टली मोस्टली मतलब उनको ही अप्लीकेबल है। तो ओल्ड रिज्यूम में क्या स्लैब है और न्यू रिज्यूम में क्या स्लैब रेट है, ये मैं आपको पहले बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ अप टू 2.5 लाख तक ओल्ड और न्यू में दोनों में भी कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं, नील टैक्स है उसमें। उसके बाद 2.5 लाख टू 5 लाख तक 5% ओल्ड में भी और न्यू में भी सेम परसेंटेज है। उसके बाद अलग अलग परसेंटेज चालू होते हैं 5 लाख के आगे। अभी 5 लाख टू 20 लाख तक ओल्ड रिज्यूम में डायरेक्ट 20% आपको भरना पड़ता है ओल्ड रिज्यूम में। लेकिन वही न्यू रिज्यूम में 5 लाख टू 10 लाख तक भी 2-3 स्लैब पड़े। 5 लाख टू 7.5 लाख तक 10% भरने का है न्यू में। 7.5 लाख टू 10 लाख तक 15%। और 10 लाख टू 7.5 लाख टू 10 लाख तक सिर्फ 15% भरने का है। वही ओल्ड रिज्यूम में 5 लाख टू 10 लाख तक डायरेक्ट 20% भरने का है। उसके बाद ओल्ड रिज्यूम में अबो 10 लाख के ऊपर डायरेक्ट 30% भरने का आपको। लेकिन वही आपको न्यू रिज्यूम में 10 लाख टू 12.5 लाख तक 20% भरने का है। उसके बाद 12.5 टू 15 लाख तक 25% भरने का है। फिर अबो 15 लाख के बाद 30% टैक्स भरने का है इन न्यू रिज्यूम में। तो मोस्टली इन ओल्ड रिज्यूम सिर्फ आपको तीन ही मतलब अलग अलग तीन ही रेट है टैक्स कैलकुलेट करने के। लेकिन वही न्यू इसमें नो 1 2 3 4 5 6 टैक्स रेट है कैलकुलेट करने के। तो ओल्ड में क्या है 5%, 20% और 30%। मतलब अब अप टू 5 लाख तक आपको 5%, और अबो 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, और अबो 10 लाख 30%। तो वही न्यू रिज्यूम में अब अप टू 5 लाख तक 5%, 5 to 7 5 लाख तक 10%, अबो 7.5 लाख टू 10 लाख तक 15%, और 10 लाख टू 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 लाख टू 15 लाख तक 25%, और अबो 15 लाख तक 30%। ऐसा न्यू इसमें स्टैक का रेट है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि न्यू इसमें आपको कुछ भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। मतलब न्यू टैक्स रिज्यूम में आपको एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एटीसी का कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। 10A का आपको क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। सैलरी पर्सन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है वो भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। और जो अपन 50,000 एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपका जो ये 1.5 लाख मतलब इसका एटीसी में आपको मिलता है 1 लाख 50 लाख तक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000, और एनपीएस का 50,000। मतलब ऐसा आपको जो ओल्ड रिज्यूम में 2.5 लाख का डिडक्शन मिलता था वो कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर आप न्यू रिज्यूम में जाते हो। अगर वही आप ओल्ड रिज्यूम में जाते हो तो आपको ये पूरा डिडक्शन मिलेगा, और ये पूरा डिडक्शन अवेलेबल होगा। वैसे ही साथ में आपको न्यू रिज्यूम में जो अपन हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वही ओल्ड रिज्यूम में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं जो बंदे पहले से टैक्स भर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है, उनका हाउसिंग लोन है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो कभी भी ओल्ड रिज्यूम में जाना ही उनके लिए बेहतर ही नहीं, न्यू रिज्यूम में जाने से अच्छा। क्योंकि उनका पहले से सेविंग प्लान चल रहा है। मतलब सेविंग प्लान मतलब एटीसी में कुछ डिडक्शन मिल रहा है उनको, एनपीएस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनका हाउसिंग लोन ऑलरेडी चल रहा है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। उनको कभी भी ओल्ड रिज्यूम बेटर है न्यू रिज्यूम से। और जो बंदे नए नए टैक्स भर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ नहीं है, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ अभी उन्होंने सोचा नहीं है, उनका एटीसी का कुछ डिडक्शन नहीं है, एनपीएस का नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं उनके पास, न्यू क्या बोलते हैं उसको, हाउसिंग लोन का भी नहीं है, तो वो बंदे न्यू रिज्यूम में जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करने उनको नहीं करने का रहता। तो अगर उनका भी प्लान होता है कि वो न्यू रिज्यूम में इन्वेस्टमेंट करे, तो वो भी कभी कभी वो भी ओल्ड रिज्यूम में ही फिर टैक्स भर सकते हैं। उनको भी वही उसका वही बेनिफिट है, उनको भी ओल्ड रिज्यूम में जाना ही। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कभी भी ओल्ड में जाओ, और जो इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच रहे हैं, उनका कुछ फाइनेंशियल कंडीशन मतलब दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी इंटरेस्टेड नहीं है एटीसी में या एनपीएस में, तो वो न्यू रिज्यूम में जा सकते हैं।
अभी देखो मैं आपको दोनों रिज्यूम में कैसे टैक्स कैलकुलेट करने का वो बता दो। अगर समझो एक ए नाम का बंदा है और उसका सैलरी अप टू 10 लाख तक है, तो उसको कैसे कैसा कैसा टैक्स मिलने वाला है ओल्ड इसमें और न्यू इसमें, ये बताने वाला हूँ। ये देखो, ये पहले ओल्ड का कैलकुलेट करते फिर न्यू इसमें कैलकुलेट करते, न्यू में कितने वाला है। अभी देखो ये इसको जो 10 लाख की सैलरी है, तो 10 लाख की सैलरी है, तो इसको समझो उसने पूरा इन्वेस्टमेंट कराया है, सब कुछ रहता है। अभी समझो उसको ये मिल रहा है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलने के बाद उसकी सैलरी रह जाती है 9,50,000। और उसने समझो ATC में भी 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, और उसने NPS भी लिया है, NPS में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसका देखो उसको कितना डिडक्शन मिल रहा है अभी, ये 2 लाख रुपए गए, मतलब ये देखो इसका टैक्सेबल सैलरी आ रहा है 7,50,000। अभी 7,50,000 मतलब अपना 5 लाख के ऊपर जा रहा है। तो अपना पहला टैक्स स्लैब क्या है, अब वो 5 लाख के ऊपर 20% जाता है ओड में, और अप टू 5 लाख तक 2.5 टू 5 लाख तक अपने को मिलता है 5%। तो अप टू 5 लाख तक अपना 5% से कितना होता है 12,500। और अब वो 5 लाख के गया, मतलब 5 लाख के ऊपर कितना गया, अब ये 7,50,000 माइनस 5 लाख, तो कितना होता है 2,50,000 आता है। 2,50,000 के ऊपर अपना आता है 20%। 20% मतलब कितना होता है वो 2,50,000 इंटू 20%, तो ये आ जाता है अपना 50,000। मतलब आपका टोटल टैक्स आता है ओल्ड रिज्यूम में, अगर 10 लाख सैलरी हुई तो 2 × 5 + 62,500। अगर आपका सिर्फ इतना ही डिडक्शन है आपके पास, और अगर हाउसिंग लोन का हो, अगर आपका हाउसिंग लोन भी चल रहा है और उसका इंटरेस्ट है, तो वो भी आपको उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। मतलब हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आपको, उसका भी डिडक्शन आपको और इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर 10 लाख रुपीज़ सैलरी है तो आपका इतना टैक्स भरना पड़ेगा 62,500। वो भी आपके इतना ही डिडक्शन है। अगर अलग से इंटरेस्ट का, क्या इंटरेस्ट का ले सकते हो आप, इंटरेस्ट का भी अगर ले रहे हैं आप, अब समझो आपका इंटरेस्ट का 2 लाख के ऊपर जा रहा है, तो आपको 2 लाख तक आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे। और तो 2 लाख का मिला तो आपका सैलरी फिर 5,50,000 ही हो जाता है। तो वो आपका सिर्फ 50,000 के ऊपर 20% आता है, और जो पहला का ये रहता है क्या, अप टू 2.5 लाख तक, तो उसमें सिर्फ 12,500, मतलब आपका हो जाता है सैलरी। और अगर आपको ये 2 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट मिल गया हाउसिंग लोन का, तो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाता है वो 5,50,000। और उसमें से आपको 2,50,000 का बेसिक एग्जामेशन मिलेगा। अब वो, और 2,50,000 टू 5 लाख तक आपको 12,500। और अब वो 5 लाख के ऊपर जो 50,000 है उसके ऊपर 20%, मतलब वो आ जाता है 10,000। तो आपको पूरा टैक्स भरना पड़ता है 22,500 रुपये। 22,500, उसके ऊपर 4% अपने को आपको एजुकेशन सेस देना पड़ता है। इसके ऊपर भी आपको 4% एजुकेशन सेस भरना पड़ेगा। इस तरह से आप वो रिज्यूम में कैलकुलेट कर सकते हैं आपका 10 लाख तक सैलरी है तो। इसलिए आप पूरा इन्वेस्टमेंट करके आप 10 लाख सैलरी वाले को, आप 10 लाख सैलरी वाले आप न्यू वो टैक्स रिज्यूम में जा सकते हैं। तो आपको एक तो 22,500 आएगा या 62,500, अगर आपका अपने ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपका ये हिसाब से होगा तो। अभी सेम समझो सैलरी सेम बंदे को 10 लाख रुपीज़ है और उसका इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ नहीं है, तो मैं ये इसमें ये बताने वाला हूँ कि उसका सैलरी न्यू रिज्यूम में कितने आने वाला है। वही सेम मैं कैलकुलेट इधर भी करके बताने वाला हूँ कि अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, अगर आपका डायरेक्ट 10 लाख रुपीज़ सैलरी है, और तो आपको 50,000 रुपीज़ का तो बेसिक एग्जामेशन मिलेगा, तो आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 9,50,000। तो 9,50,000 पर कितना टैक्स आएगा, ये कैलकुलेट कर। अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है आपको, तो आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाता है 9,50,000। 9,50,000 में भी आपको 2,50,000 का बेसिक एग्जामेशन मिल जाता है। और 2,50,000 का बेसिक एग्जामेशन लेने के बाद 2,50,000 टू 5 लाख तक आपको मिलेगा। आपका टैक्स आएगा 12,500। और अब वो 5 लाख के ऊपर, मतलब आपका अब 5 लाख के ऊपर टैक्सेबल इनकम होता है 4,50,000, उसके ऊपर 20%, मतलब वो आता है आपका 90,000। तो ऐसा आपका टोटल टैक्स हो जाता है फिर 90,000 प्लस 12,500, तो हो जाता है 1,02,500। प्लस आपको एजुकेशन सेस देना पड़ता है 4%।
इतना आपको टैक्स भरना पड़ता है ओल्ड टैक्स रिज्यूम में, अगर आपके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट डिटेल नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान आपका कुछ भी नहीं है। तो वही हिसाब से अब अपन न्यू रिज्यूम में कैलकुलेट करते हैं। न्यू रिज्यूम में तो आपको कुछ भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, एटीसी का जो चैप्टर 666 का डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा, आपको हाउसिंग लोन होगा अगर तो उसका भी आपको डिडक्शन न्यू इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपकी पूरी की पूरी 10 लाख रुपीज़ सैलरी टैक्सेबल हो जाएंगी, और वो उसमें आप आपके न्यू टैक्स रिज्यूम के हिसाब से कैलकुलेट करते हो। तो उसमें अभी क्या रहता है न्यू टैक्स के रिज्यूम के हिसाब से आपका 2.5 टू 5 लाख तक आपको 5% देना पड़ता है, मतलब वो आ जाता है आपका 12,500। तो वही 5 टू 7.52 लाख तक आपको टैक्स स्लैब रेट रहता है 10%, तो वो आ जाता है आपका 25,000 और 7.5, अब वो 7.5 टू 10 लाख, और वो 2.5 लाख के ऊपर वो 7.5 लाख, तो वो आपका परसेंटेज रहता है 15%, तो वो आ जाता है आपका 37,500। मतलब आपका टोटल टैक्स आता है 75,000 इन न्यू टैक्स रिज्यूम प्लस 4% एजुकेशन सेस इसमें भी रहता, तो वो कैलकुलेट वो हो जाता है। फिर वो इतना टैक्स आपको न्यू टैक्स रिज्यूम में भरना पड़ता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिज्यूम में आपका फिर कुछ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता, और हाउसिंग लोन का वगैरह कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलता। तो वही मैं बंदे को, जो बंदा अगर उसका इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट है तो आप ओल्ड रिज्यूम में जा सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है तो आपको ओल्ड रिज्यूम में टैक्स आ रहा है 1,02,500, वही ओल्ड में आ रहा है 1,02,500, वही न्यू इसमें आ रहा है 75,000। तो इसलिए कोई भी कुछ जो भी बंदा हो उसको कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको कुछ एटीसी का हाउसिंग लोन का नहीं है तो वो न्यू में जा सकता है, और वो अगर उसका वो अदर डिडक्शन है एटीसी का स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं उसको हाउसिंग लोन का, तो वो ओल्ड में ही जाना बेहतर है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ओल्ड और न्यू रिज्यूम का जो डिफरेंस है वो अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं एज्यूम करता हूँ तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच।